झारखंड में जनप्रतिनिधि चुनने की कवायद अपने उत्कर्ष पर है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि राज्य की जनता क्या चाहती है और चुनावी मैदान में क्या चल रहा है। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव और झारखंड विधानसभा चुनाव की पांचवी और अंतिम किस्त के साथ विश्लेषण डॉक्टर राम कविंद्र का। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। अब तक जो 4 कड़ी के साथ मैं हाजिर हुआ और जो बातें आपसे साझा की वह आपको पसंद आई, काफ़ी प्रतिक्रिया भी आई। मुझे उम्मीद है कि 5वीं और अंतिम कड़ी भी आपको पसंद आएगी और संजीदगी से सुनने गुनने के बाद आप पूर्व की तरह प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। कहा जाता है कि जनतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वही सत्ता का संचालन करते हैं और इस प्रकार यह जनता का और जनता के लिए शासन होता है। यह आदर्श स्थिति है, लेकिन व्यवहार में बात उलट जाती है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव तो करती है, लेकिन चुनाव बाद वे जनता का हित भूल जाते हैं। नई अर्थनीति लागू होने के बाद हमारे देश में यह प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ी से उभरी है और अब तो खासकर 2014 के बाद दुनिया भर के विचारक हमारे देश में जनतंत्र पर संदेह प्रकट करने लगे हैं। उनका मानना है कि यहाँ जनतंत्र का दिखावा तो है, लेकिन व्यवहार में तानाशाही चलती है और इस चुनाव में यही तानाशाही केंद्रीय मुद्दा बन गई है। फिलहाल झारखंड में जनप्रतिनिधि चुनने की कवायद अपने उत्कर्ष पर है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि राज्य की जनता क्या चाहती है और चुनावी मैदान में क्या चल रहा है। जनता की अलग अलग हिस्सों की चाहत अलग अलग है। किसान जमीन, सस्ते दर पर खेती के साधन और अपने उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते हैं। छात्र, नौजवान सबके लिए समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी और रोजगार और अपने काम की सही मजदूरी चाहते हैं और मजदूर नौकरी के स्थायित्व की गारंटी, महंगाई आधारित मजदूरी और ट्रेड यूनियन अधिकार चाहते हैं। मोटे तौर पर यही है जनता की चाहत, लेकिन चुनाव के एजेंडा से ये सभी मांगे गहरी साजिश के साथ गायब कर दी गई है। इस साजिश को उजागर करना बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस चुनाव का सबसे बड़ा संकट है कि एनडीए और इंडिया दोनों की ओर से आदिवासी हितों की रक्षा की बात बढ़-चढ़ कर की जा रही है। भाजपा का प्रण और मोदी की गारंटी जैसे जुमले खूब उछाले जा रहे हैं और दोनों ओर से झूठ की बारिश भी हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इन वादों और घोषणाओं पर यकीन क्यों किया जाए। 10 साल पहले के वादों और गारंटी का क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी, काला धन की वापसी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, किसानों की दुगनी आय जैसे वादों के क्या हुए? दरअसल भाजपा हर चुनाव में नए नए जुमले परोस देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि पिछली घोषणाओं का क्या हुआ। यह है देश की तस्वीर। तो झारखंड का सच इससे भी कड़वा है। इस राज्य के 24 साल के जीवन में सबसे ज़्यादा भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय तक उसका ही शासन रहा है, लेकिन उस पार्टी के नेता और राज्य की बर्बादी के लिए सिर्फ झामुमो और कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला करते हैं, जबकि ज़मीनी सच्चाई है कि उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में इसी परिवारवाद का भरपूर सहारा लिया है और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करने में कोई संकोच नहीं किया है। मधु कोरा इसके जीता जाता उदाहरण है। चुनावी मंच से जारी घोषणाएं 2 तरह की है। आदिवासी जनता के हक की रक्षा और कल्याण संबंधी घोषणाएं डपोर संखी हैं। राज्य की जनता रघुवर सरकार के कारनामों को याद कर ले, तस्वीर स्वतः साफ हो जाएगी। दूसरे किस्म की उन घोषणाओं में उनके असली इरादे प्रकट होते हैं। मसलन बांटोगे तो कटोगे, वे आपकी माटी, रोटी और बेटी भी छीन लेंगे, बाबर की औलादों को मार भगाओ, सभाओं में बुलडोजर का प्रदर्शन आदि आदि। जाहिर है उनका इरादा धर्म, जाति और अन्य पहचानों के आधार पर विभाजन और ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना और इसे शाश्वत बनाकर अपनी तानाशाही की जमीन मजबूत करना है। एक तरफ अपनी जन विरोधी नीतियों की बदौलत वे बेरोजगारी और गरीबी पैदा करते हैं और दूसरी तरफ इसके लिए अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस चुनाव में भाजपा नेताओं के भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है।
पहली बात तो यह कि तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं होती। दूसरी बात, वे यह भी नहीं बताते कि ये आ कहाँ से रहे हैं, पश्चिम बंगाल से या असम से, क्योंकि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तीसरी बात कि बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा गृह मंत्री ही चिल्ला रहे हैं। यह भी इनकी तानाशाही का हथकंडा है। तो हम आगाह कर देना चाहते हैं कि झारखंड की जनता की रोजी रोटी और जनतंत्र की आकांक्षाओं को इंडिया गठबंधन भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इतना विश्वास किया जा सकता है कि उसकी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार से कम खतरनाक होगी। रघुवर सरकार और हेमंत सरकार की तुलना करने भर से अंतर समझ में आ जाएगा। अंत में एक बार फिर हम याद दिला दें कि इस चुनाव का केंद्र बिंदु तानाशाही बनाम जनतंत्र है और एनडीए तानाशाही के सबसे निकृष्ट रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसको हराने का सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि जनसंघर्ष की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका से स्थिति बद से बदतर हुई है और झारखंड में धार्मिक घृणा के अवाध प्रचार प्रसार पर चुनाव आयोग की चुप्पी यह संकेत दे रही है कि केंद्र की एनडीए सरकार के सामने उसके समर्पण का नया अनुभव जुड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर राज्य की जनता को अपनी भूमिका तय करनी है। तो फिलवक्त इतना ही। चुनाव का मौसम है, चुनाव का वक्त है। झारखंडियों को भविष्य का निर्धारण करना है कि भविष्य किसके हाथों में सौंपना है। जल जंगल जमीन की बातें, झारखंड की बातें, झारखंडियत की बातें, झारखंडियों की बातें कैसे सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्रम से 5 कड़ी में डॉक्टर राम कविंद्र का विश्लेषण मैंने आपके समक्ष रखा, उससे आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद है कि सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।